नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि 4 से 13 अगस्त आपको मालूम होगा आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये दोबारा से मुझे क्वेश्चन मिल गया है। मैं कल एक क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अगर कोई क्रिकेट प्रेमी नहीं है, कल वाली आपने देखा है ना। हाँ, तो अगर कोई क्रिकेट प्रेमी नहीं है तो उसको ये नहीं मालूम होगा कि 2019 में भारत किससे हारा था, भारत वर्ल्ड कप में किससे हारा था। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन का आंसर वो ज़रूर देगा जो क्रिकेट प्रेमी है या क्रिकेट प्रेमी नहीं है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की। तो क्वेश्चन है ये, विच ईयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वन ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर मेंस फॉर द सेकेंड टाइम। तो सेकंड टाइम इंडिया कौन से सन में जीता है वर्ल्ड कप। आई थिंक ये सबको आंसर आना चाहिए। ये अगर कोई छोड़ के आता है तो बहुत गलत बात है। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम 2011 में सेकंड टाइम वर्ल्ड कप जीती थी। यहां पर मैंने वो दोबारा से चार्ट लगा दिया है जो कल मैं जिसकी बात कर रहा था। यहां पर आप देखिए आंसर, ये देखिए, ये चार्ट मैंने कल भी लगाया था और आज दोबारा से लगा दिया है। भारत पहली बार जीता था 1983 में, वेस्ट इंडीज को हराया था, कपिल देव कप्तान थे। लेकिन 2011 में धोनी कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और 2011 में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था भारत श्रीलंका को हराकर। इतनी बात इस चीज में पता होनी चाहिए। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीत चुका है, सबसे ज्यादा बार। यह भी क्वेश्चन तो आ सकता है कौन वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है, श्रीलंका जीता हुआ है, पाकिस्तान जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज तो पहले स्टार्टिंग में 2 बार जीता ही था और उसके बाद इंग्लैंड भी जीत गया है 2019 में। और कोई देश आपको दिख रहा है? नहीं। तो इतने देश जीते हैं कौन? एक देश वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। कितने हो गए? 5 देश हो गए। और इंग्लैंड, 6 देश हैं जो कि वर्ल्ड कप अभी तक जीते हैं। 50-50 वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। और 6 देश के अलावा कोई भी ऑप्शन में हो आप उसे कहेंगे ये नहीं जीता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रांग टीम है, नहीं जीती। आपसे न्यूजीलैंड पूछी जा सकती है, स्ट्रांग टीम है, नहीं जीती। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास। अब ये अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है तो आपको इसका आंसर नहीं मालूम होगा। आप सिंपल सी बातें से छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पास की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए 3 होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 होते हैं। एक होता है IaaS, मतलब IaaS कह लो। एक होता है पास, ये रहा। और एक होता है SaaS, SaaS। 3 हो गए। तो पास की तो फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो आंसर तो डी हो जाएगा। अच्छा, ये IaaS का क्या होता है? तो IaaS का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इसका क्या होता है, सास का क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ किसी का प्लेटफॉर्म आप ले लोगे, उसमें काम कर लोगे और फिर उसको दे दोगे। जैसे रेंट पे आप ले लेते हो, किसी के सॉफ्टवेयर को ले लिया, आपने उस पर काम किया। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ले लेते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल ले लिया और उस पर काम किया और उसके फिर बाद में कौन सा आपने उसे खरीद लिया, आपने सिर्फ अपने उसमें इंस्टॉल ही तो किया है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सास क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। व्हाट्सएप क्या आपने बनाया है? नहीं। तो व्हाट्सएप तो आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप का आप यूज करते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सॉफ्टवेयर को आप अपनी सर्विस के रूप में यूज कर लेते हैं, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मान लीजिए आप चाहते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर बना लूं मैं, तो आप क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रख लेंगे? मतलब ये भी बना लो वो भी बना लो, नहीं बना पाएंगे, तो आप किसी से उधार ले लेंगे। जैसे कि आपने
कोई सॉफ्टवेयर में ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको सिलिकॉन की चिप चाहिए, तो क्या आप खुद बना लेंगे सिलिकॉन की चिप? नहीं, आप बाजार से लेकर आ जाएंगे, उसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा एक, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने किसी से कुछ ना कुछ उधार ले लिया। तो ये चीज क्या होगी, उधार ले लिया, खरीद लिया, तो ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, वो मैंने जो स्पेयर पार्ट्स के लिए सिलिकॉन जो बोला वो अलग वर्ड है, ठीक है, वो क्लाउड में नहीं आता है, एग्जाम्पल जस्ट दिया है मैंने। तो आप समझ चुके होंगे, 3 है यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग में रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जब आप कैल्शियम खाएंगे तभी तो आपके डोले बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, आप जैसा चाहें वैसे याद कर सकते हैं। तो कैल्शियम, डोलोमाइट, कैल्शियम ओर है, माफ कीजिएगा, डोलोमाइट ओर है कैल्शियम का। चलिए यहां पर मैंने और लिस्ट लगा दी है, जैसे एल्यूमिनियम का और कौन कौन से, बक्साइट, कोरंड्रम, कैरियोलाइट, ये 3 हो गए एल्यूमिनियम के, आपको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम जो कि ऑप्शन में ही था, डोलोमाइट एक इसका हो गया, और एक लाइम स्टोन हो गया। कॉपर की बात करें तो कॉपर का तो कॉपर ग्लैंस, ये कभी पूछा नहीं जाता। कॉपर पायराइट, ये भी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है मेलेचाइट। मेलेचाइट पढ़ लो या मेलेकाइट पढ़ लो, ये होता है हमारा कॉपर का ओर। अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के में क्लेव राइट और सिबराइट, ये पूछा जाता है। आयरन की बात करें तो हीमेटाइट, आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ये आयरन पाइराइट को छोड़ के तीनों इंपॉर्टेंट है। लेड की बात करें तो एंगलेस्टाइन और गैलेना, गैलेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैलेना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फास्फोरस की बात करें तो फ्लोरेपेटाइट और फॉस्फोराइट, ये फॉस्फोराइट तो नहीं पूछा जाता, फ्लोरेपेटाइट पूछा जाए तो पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का क्या है, कार्नेलाइट और साल्ट पेट्रे। और साल्ट पेट्रे जैसे ही आता है ना, लोग सोडियम का लगा देते हैं, लेकिन वो है होता किसका है, पोटेशियम का। मैग्नीशियम की बात करें तो डोलोमाइट, आप कहोगे डोलोमाइट तो हमें पहले भी दिखा, हाँ डोलोमाइट, और ये देखो डोलोमाइट कैल्शियम का भी होता है और मैग्नीशियम दोनों का ये और होता है, आपको ये बात याद रखनी है। कार्नेलाइट और मरकरी का क्या होता है, कैलेमल और सिनेबार। सिनेबार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ग्लैंस, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिल्वर नाम में ही आ गया। सोडियम की बात करें तो रॉक सॉल्ट, सॉल्ट से आप समझ जाएंगे ना, NaCl। और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता क्या है, धोने वाला सोडा, और खाने वाला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा। और टिन की बात करें तो टिन क्या है, क्लासिटराइट और टिन पायराइट। जिंक का है कैलेमाइन, और एक लास्ट वाला दिख नहीं रहा होगा, जिंक ब्लेड लिखा है। तो इस तरीके से आपको इनको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एक ई बुक है जो कि सिर्फ 99 रुपीज की है। फास्ट रिवीजन के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज बना रखी है, आपको इसको लेना जरूरी है, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। फास्ट रिवीजन आपको करना है तो ये बेस्ट ई बुक रहेगी आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिए, आपको बेनिफिट देगी ये बुक। तो अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2018 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 3 जून एज डैश। तो मतलब यहां बोला गया है, ये करंट का हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको इसलिए ले लिया है, आपसे डे पूछे नहीं जाते क्या, पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि 3 जून को क्या मनाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने वहां से ले लिया है। यहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेज लगा दिए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैं इसको हटा देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इसका ले लिया, चलिए अब मैं बात करता हूं। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर तक सब लगाए हैं इंपॉर्टेंट। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को आर्मी डे, 27 को इंटरनेशनल होलिस्टिक कॉस्ट डे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऊपर वाले 2 इंपॉर्टेंट थे। 30 जनवरी को मार्टिन डे, और क्योंकि इसी दिन किसकी, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। 14 फरवरी इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CV रमन साहब का जन्मदिन है इस दिन।
इसलिए मनाया जाता है ये। और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे। 8 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। अब आपको लग रहा होगा यार ये इतने सारे कहां से पढ़ूं मैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम पास आपको ही करना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कोई और नहीं आएगा पढ़ने। जैसे 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को मलाला डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। या तो आप मेरी करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कीजिए, वहां मैं आपको महीने में कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार रिवाइज करा देता हूं एक डे को, तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस। और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। कौन है वो? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र का इस दिन जन्म दिवस है। उसी दिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 सितंबर को बनता है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को बनता है इंजीनियर्स डे। 27 सितंबर को बनता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म वाला इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि टूरिज्म की हालत बहुत पतली है, इसलिए हो सकता है पूछा जाए आपसे कि जगह जगह बात हो रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इनके ऊपर। 2 अक्टूबर की बात करें तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 8 अक्टूबर की तो इंटरनेशनल इंडियन एयरफोर्स डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। और 24 अक्टूबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन डे। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे। 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर दोबारा से नेशनल मिल्क डे। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, ये इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर को नेवी डे। 7 दिसंबर को आर्मी फोर्स फ्लैग डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 को विजय दिवस। और 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे। और 24, ये से हटा देता हूं, 24 तारीख यहां आप देख सकते हैं, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हुआ था। और 25 जनवरी यहां पर मैंने लगा रखा है नेशनल वोटर्स डे। आपको लग रहा होगा क्या बोर करते हैं, है ना, लेकिन देखिए जो आपको बोर कर रहा है ना, यकीन मानो आपका भला चाह रहा है। मैं आपको बोर इसलिए करता हूं ताकि आप इसको कहीं ना कहीं से तो पढ़ें। आपको लग रहा होगा थोड़ी छोटी मोटी वीडियो बना दिया करो यार, हम देख लेंगे जल्दी जल्दी। आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए पूरी रिसर्च करके लाता हूं। मुझे पता है ना कौन से बच्चे कहां नहीं पढ़ते। अब आप देखो ये सारे डेज को यहां पर रिवाइज करवा दिया। 1-2 बार आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, और अचानक से पेपर में आ गया तो आप क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा सागर डैम विच इज कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। मैंने बहुत सारे यहां पर ले लिए हैं, कोई दिक्कत मत मानिए, लेकिन आपको बोर नहीं करूंगा। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, मतलब कौन सा ऐसा डैम है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो आंसर हो जाएगा टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और ओल्डेस्ट डे किसको पता है, पता था अभी तक? यहां पर आप देखिए कल्लानाई डैम जो कि तमिलनाडु में, कल्लानाई डैम याद रखिएगा। ये वाला कोई पढ़ता नहीं है, ये तो चलो पढ़ लिए होंगे आपने, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा, तो इसको आपको याद रखना है। कौन सा है? कल्लानाई डैम जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और मैंने यहां पर आपके लिए लिस्ट लगा दी है, एक बार आप हम इसको जल्दी जल्दी कर लें। बिल्कुल करेंगे, आपका मन है तो भी और नहीं मन है तब भी। भवानी सागर डैम तमिलनाडु में, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में, रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में, मैथन डैम झारखंड में, कोयना डैम महाराष्ट्र में, बिलासपुर डैम राजस्थान में। अब यहां पे बिलासपुर अगर आपको दिख रहा है तो बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ लगा देंगे। बिलासपुर डैम राजस्थान में आपको याद रखना है। मेट्टू डैम तमिलनाडु में, कृष्ण सागर डैम कर्नाटक में, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में, यही क्वेश्चन था। और चत्तुधोनी डैम केरला में,
सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में, हीराकुंड डैम उड़ीसा में, भाखड़ा नागर डैम पंजाब में, और टेहरी डैम जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था उत्तर प्रदेश में, और ये सबसे ऊंचा है, हाइट इसकी काफी ऊंची है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम ऑफ पद्मा इन बांग्लादेश, मतलब उसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ऐसी कौन सी रिवर है? तो आंसर हो जाएगा गंगा रिवर को। मैं आपको यहां पे आगे समझाता हूं, मैप लगा रखा है आपके लिए। तो यहां पर देखिए, इंडिया में तो गंगा को गंगा ही कहा जाता है, जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, आप देखो यहां पर बांग्लादेश एंट्री कर रही है, बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री कर गई इसको कहा जाता है पद्मा। और ब्रह्मपुत्र की भी चलिए बात कर ले, ब्रह्मपुत्र को इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन जैसे ही एंटर करती है बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती हैं, मिलने के बाद इसको कहा जाता है पद्मा, माफ कीजिए मेघना, माफ कीजिएगा, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इनको कहा जाता है मेघना। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और दोनों गिरने के बाद सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा में से है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर नेशन पार्क इज लोकेटेड इन, तो वैली ऑफ फ्लावर नेशन पार्क कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एक और इंपॉर्टेंट है, एक ही और इंपॉर्टेंट है, केरला वाला, केरला में है साइलेंट वैली, वो है केरला में। तो दो इंपॉर्टेंट होगा, एक तो फ्लावर नेशनल पार्क मतलब वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और दूसरा साइलेंट वैली। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, साइलेंट वैली केरला में है और फ्लावर वाला उत्तराखंड में। ये सारी लिस्ट लगा रखे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, ये दिख गया आपको, केरला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आपके मैंने देख लिया है, एनालाइज कर रहा हूं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना आपको पढ़ा दे रहा हूं। और उत्तराखंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं, वीडियो रोकिए, पढ़िए इसको आराम से। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, द टर्म सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, अब देखो ये पता नहीं होगा तो कोई नहीं कर पाएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये हार्ट से रिलेटेड होता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है, मतलब कि वो दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम पे सिस्टोल होता है, उस कंडीशन को सिस्टोल कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, पंप होने के बाद रिलैक्स भी तो करेगा, तो वो होगा हमारा डायस्टोल। तो आंसर हो जाएगा यहां पर मीजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में हम सिस्टोल और डायस्टोल को यूज करते हैं। अब आप समझेंगे ये क्या होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। यहां पर देखो, तो देखो जब सिस्टोल करते हैं हम, तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120 mmGH, इसमें नापा जाता है, ये लिखा है यहां पे। और जब डायस्टोल होता है तो 80 हमारा दिखाता है mmGH। आप कहोगे अच्छा मेरा तो नहीं दिखा रहा, देखो ये मैं हेल्थी पर्सन की बात कर रहा हूं, अब आप हेल्थी हैं नहीं है ये आप देखिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पे आप समझ गए ना सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल, जब रिलैक्स होता है तो डायस्टोल। अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो, तो देखो ये है हमारा डिस्टेंस, ये हमारा है टाइम, तो ये रहा, ये स्लोप क्या दिखाएगा, यहां पे एंगल बना लीजिए tan थीटा, ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि यहां पर ये है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्योंकि tan क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही तो होता है। तो स्लोप डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता क्या है, आप कहोगे स्पीड कह लो या वेलोसिटी। अगर यहां डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो आप कहते स्पीड, अब यहां पे डिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो आप कहते वेलोसिटी, डिस्टेंस है तो आप कहोगे स्पीड। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे स्पीड। अब आप में से बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इसको मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, द सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बीइंग डिटेक्ट, तो सोमैटोसेंसरी क्या होता है, कहां पे होता है, हमारे किस जगह पर होता है ये रिसेप्टर, तो आंसर हो जाएगा हमारे ये स्किन में होता है, मतलब हमारे टच में ये होता है। सोमैटोसेंसरी हमारे टच में, ह्यूमन बीइंग के टच में ये रिसेप्टर होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे टच करने में हमें ये समझ आता है। और दूसरे वाले रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे केमिकल, आप केमिकल, हम आपकी स्किन केमिकल को भी तो रिसेप्ट करती होगी, आप कहोगे नहीं करती, एक जरा तेजाब की बूंद अपने उसमें डालो, देखना तुरंत स्किन करेगी रिएक्ट। तो केमिकल जो सेंस करेगी आपकी स्किन, उसे कहेंगे कीमो रिसेप्टर।
टेम्परेचर अगर सेंस करेगी तो थर्मो रिसेप्टर, प्रेशर रिप्रेजेंट करेगी, प्रेशर को समझेगी तो होगा मैकेनो रिसेप्टर, लाइट को अगर सेंस करेगी तो होगा फोटो रिसेप्टर। ये सारे रिसेप्टर्स को आपको याद रखना है, कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 5 ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू। देखो प्लांट को हमने 5 ग्रुपों में बांट रखा है, तो इनमें से बोला जा रहा है कौन से वो 5 ग्रुप हैं। चलिए ये तो पहले ही दिख गया, मोलस्का। मोलस्का तो एनिमल के एक पार्ट का पार्ट है। आप कहोगे एनिमल का पार्ट का पार्ट, देखो एनिमल में 2 पार्ट होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट एक वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसी में मोलस्का है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो और बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। एनिलिडा ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। थैलोफाइटा हाँ, ब्रायोफाइटा बिल्कुल ये भी पार्ट है, टाइडोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी है। यही आंसर सही है, हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा। तो हमारे जो 5 ग्रुप हैं प्लांट के, वो कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, मैं इसको मिटाऊं क्या, बिल्कुल मिटा देता हूं, रुको। देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप होते हैं हमारे प्लांट के। और नीचे वाले में देखें तो आर्थ्रोपोडा एक्स्ट्रा में लगा दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। चलिए जब अब एनिमल की आएगी तो एनिमल के बारे में बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर वॉज द द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, मतलब कब से द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। ये हमारे खेल के जो शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है, जो खेल को सिखाते हैं। जैसे गोपी चंद, आपने सुना होगा, बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े कोच हैं, तो उनको यह अवार्ड मिला है। तो ये क्या, कब से दिया गया है, 1985 से ये दिया गया है। यहां पर चलिए बात करते हैं, आगे बहुत सारे मैंने आपके लिए लगा रखे हैं। यहां पर देखिए, भारत रत्न कब से देना शुरू किया गया है, तो 1954 से देना शुरू किया गया। पद्म विभूषण कब से देना शुरू किया है, सेम ईयर। पद्म भूषण सेम ईयर, पद्मश्री सेम ईयर। ये तीनों एक साथ शुरू किए गए थे। ये भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। दूसरे नंबर में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में पद्मश्री है। अब राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो इसको 1991 से देना शुरू किया गया है। पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ये कल का ही करंट अफेयर है। बात करें ध्यानचंद्र अवार्ड, एक ध्यानचंद्र अवार्ड भी दिया जाता है, मतलब जो कोच बहुत बेहतर करता है अपने करियर में, उसे लाइफ, इसका नाम पूरा है लाइफ टाइम ध्यानचंद्र अवार्ड, मतलब जो बहुत बेहतरीन करता है स्पोर्ट में, प्रशिक्षक, उसको दिया जाता है। तो 2002 से देना शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये प्रशिक्षक को हर साल दिया जाता है, और ये कौन है, ये 85, यही क्वेश्चन था, 1985 से देना शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये 1961 से देना शुरू किया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 से, और मूर्ति देवी अवार्ड 1983 से, व्यास सम्मान 1991 से, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 से देना शुरू किया गया। और लास्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से देना शुरू किया गया है। आपको अच्छा लग रहा है? चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ईयर, क्योंकि देखिए आप कुछ ही लोग हैं जो यहां तक आए हैं, और यहां तक जो आए हैं उसको मैं और बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो कब डिस्कवर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1991 को। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। अभी हड़प्पन साइट को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है यूनेस्को ने, तो कहां पर है वो, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, या पाकिस्तान में है, कहां पर है, ये आपको आंसर बताना है। चलिए, अगर आप यहां तक आए हैं, आप रेगुलर मेरी करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो माइसूर वॉर फाउट बिटवीन द किंगडम ऑफ मिसोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर है कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा 1780 से 1784 तक ये चला था, तो यही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके लिए सही है। यहां पर आपके लिए आंसर लगा रखा है, यहां पे मैं चारों एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला एंग्लो मिसोर वॉर कब हुआ था, तो 1967 से 69 तक हुआ था।
सेकंड हुआ था 19 माफ कीजिएगा 19 मुंह से निकला है, 1780 से 84 तक हुआ था, और थर्ड हुआ था 1790 से 92 तक, और फोर्थ हुआ था 1799 से 9 पे हुआ था। तो ये चारों हैं, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ऊपर ऊपर से पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, विच एनवायरमेंटल फिनोमिनन हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सा एनवायरमेंट इफेक्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन को डिप्लीट करता है, मतलब ओजोन को क्षति पहुंचाता है, खराब करता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको मालूम होगा हमारे रेफ्रिजरेटर में जो हमारे टेम्परेचर को कम करते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में एक जमाने में होता था, अब तो इसका यूज नहीं होता है। अब किसका होता है? अब अमोनिया का यूज करके हम अपने रेफ्रिजरेटर को बना रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको डिप्लीट करता है? ओजोन को। मैंने आगे आपके लिए सब कुछ यहां पर लिख भी रखा है। ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर भारत मतलब अर्थ की कुछ लेयर्स होती है, जैसे कि पहली वाली है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, इस तरीके से जो लेयर है उसमें ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब 90% के आसपास होती है, ठीक है। ओजोन जो डिप्लीट हो रही है, ओजोन की जो क्षति हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? तो पहला हो जाएगा कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या क्या है? तो यही जो मैंने आपको बता दिया, क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च, मतलब कभी भी कैसा भी फ्यूल यूज कर लिया और रॉकेट को लॉन्च कर दिया। नाइट्रोजनस कंपाउंड से हो रही है, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उससे भी हो जाती है, और कुछ नेचुरल इफेक्ट भी है, नेचुरल कॉसेज भी है, उसकी वजह से भी हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो लाइक करके जाएंगे, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे 10 लोगों को जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, जिससे कि और ये ऐसी वीडियो बनाने का मेरे अंदर से प्रोत्साहन और जगे और मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूं। धन्यवाद।